स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर से वो लोग फेमिलियर ज़रूर होंगे जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट किया होगा, जिन्होंने मैथ्स करा होगा। ऑफ कोर्स उनको पता होगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं था, हिंदी आईपी होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा जो है एक नया टॉपिक होगा। तो उनके लिए ये वीडियो पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। क्योंकि इस टॉपिक के इस चैप्टर के अंदर आपको वो सारे टॉपिक्स आएंगे जिसके थ्रू आप बेसिक्स सीखोगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के। और जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे तब तक आप उसका एप्लीकेशन नहीं कर सकते, जो कि है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है। A matrix is a rectangular arrangement of m into n numbers which can be real or complex into m यानी horizontal rows, n यानी vertical columns। इसका मतलब ये है कि एक प्रकार का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। हम सभी को पता है रेक्टेंगल शेप क्या होती है। तो उस शेप के अंदर जो है आपने बेसिकली दो ब्रैकेट्स की मदद से कुछ नंबर्स जब लिखे हुए होते हैं तो उनको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रो यानी कि इस तरीके की हॉरिजॉन्टल रो में लिखे होते हैं, और वर्टिकल कॉलम्स यानी कि सीधी रेखा में वर्टिकल कॉलम्स ऐसे नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ये सीखना होगा कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, बट स्टिल मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। वर्टिकल होता है जब आप खड़ी लाइन खींचते हो, और जब तिरछी लाइन खींचते हो तो वो होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रोज होती है। रोज आपकी जो है ये एक लाइन में जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे जिस तरीके से हम कॉपी पे लिखते हैं, तो ये हम कैसे लिखते हैं, हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, राइट। और जब हम स्टैटिस्टिक्स में डेटा बनाते थे तो हम यहाँ पर जैसे हम x लेते थे, f लेते थे, फिर fx लिखते थे, तो उसमें हम वर्टिकली डेटा को लिखते थे, है ना। एक सीधी लाइन में हम डेटा को लिखते थे, राइट, ऐसे करके। तो इसी तरीके से आप सीख लो कि वर्टिकल होते हैं कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल होते हैं रोज। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि रोज किसे कहते हैं, कॉलम्स किसे कहते हैं। जो तिरछी लाइन होती है उसको कहते हैं रो, और जो सीधी लाइन होती है उसको हम कहते हैं कॉलम, राइट। तो ये एक जो है मैट्रिक्स जो है एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन है हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स का। ये एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है जिसमें आपको रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए होते हैं। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल के लिए आपके लिए एक और बनाया है मैट्रिक्स यहाँ पे, जिसमें मैंने नंबर्स भी डाले हैं। 3 2 1 ये जो है रो होगी मैट्रिक्स की, और 3 4 5 ये जो है कॉलम हो गया मैट्रिक्स का। ऐसे ही 4 6 8 भी रो होगी, 5 9 3 भी रो होगी, 2 6 9 भी कॉलम हो गया, 1 8 3 भी कॉलम हो गया। ठीक है, इसको हम 3/3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें रोज भी 3 है और कॉलम भी 3 है। अच्छा, एक और चीज़ आप यहाँ देखेंगे कि मैंने ये जो मैट्रिक्स बनाया है जिसमें मैंने नंबर्स नहीं दिए हैं, बट उसकी जगह पे मैंने A11 A12 A13 ऐसा कुछ लिखा है। तो ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? देखिए, हमारे ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर अगर हम किसी एक स्पेसिफिक नंबर के बारे में बात करना चाहें तो इस मैट्रिक्स में तो हम बात कर लेंगे 6 3। बट एक बात बताइए, अगर मैं सपोज कीजिए इस मैट्रिक्स में 3 की बात करती हूँ। अब इस मैट्रिक्स में 3 दो जगह है, एक तो बिगिनिंग में और दूसरा मैट्रिक्स के एंड पे। ठीक है, अब मुझे स्पेसिफिकली अगर बताना है कि मैं कौन से वाले नंबर की बात कर रही हूँ, कौन सा वाला नंबर अब मुझे कैलकुलेट करना है, तो उस सिचुएशन में मैं इन नंबर्स को कैसे बुलाऊंगी। सपोज कीजिए मुझे जो बिगिनिंग वाला 3 है इसके बारे में बात करनी है। तो देखिए, जिस तरीके से हमारे घर के एड्रेस होते हैं, कॉलेज का एड्रेस होता है, उसी तरीके से इन मैट्रिसेस के भी एड्रेस होते हैं, ताकि अगर हमें कोई कंफ्यूजन हो रही है तो वो दूर हो जाए। हम एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम उसे स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है, जो फर्स्ट नंबर है, वेरी फर्स्ट नंबर, उसका एड्रेस हम बताएंगे A11। ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे दिस इज मैट्रिक्स A11, राइट।
उसके बाद वाला नंबर A12, तो यानी कि यहाँ पर जहाँ पे 2 नंबर लिखा है वहाँ पर A12 इसका स्पॉट है, A13 स्पॉट है 1 का। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको अच्छे से देख लीजिए। A21 स्पॉट है 4 का, A22 स्पॉट है 6 का, A23 स्पॉट है 8 का, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर मैं बोलती हूँ कि इस मैट्रिक्स में 3 है जो मैं नंबर ले रही हूँ, तो आप स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैम कौन सा वाला 3, A11 वाला 3 या A23 वाला 3? तो मैं आपको स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि मैं A11 वाले 3 की बात कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है, करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम एड्रेस प्रोवाइड करते हैं एक मैट्रिक्स को। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के कई टाइप्स होते हैं ऑफ कोर्स। इससे पहले आप एक बार मैट्रिक्स अच्छे से देख लो। यहाँ पर मैंने वही बेसिक सा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है मैट्रिक्स का, जिसके अंदर मैंने उनके स्पॉट्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। तो सबसे पहला टाइप इसमें है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जो कि एक रो में बना हुआ होता है। इसकी डेफिनेशन दी गई है, अ मैट्रिक्स दैट हैज एग्जैक्टली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, आप इसके नीचे एग्जाम्पल भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ मैट्रिक्स के नाम पर एक रो दे रखी है, कॉलम नहीं है कोई भी। ठीक है, आप देख सकते हो सिर्फ सिंगल रो यहाँ पे प्रोवाइडेड है, तो आप इसको रो मैट्रिक्स के नाम से जानोगे। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो 1/4 का होता है। ऑर्डर यानी जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे ना, m and n, तो m मल्टीप्लाई बाय n एक्चुअली किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक है, ये m क्या होता है? m होता है आपकी रो एंड n होते हैं आपके कॉलम। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो है हमारे मैट्रिक्स में सिर्फ जो है एक ही रो है और कोई रो है ही नहीं। और हमारे इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, रो सिर्फ एक है और कोई रो हमें नहीं दिख रही, तो रो सिर्फ एक है, तो हम रो की जगह पे लिख देंगे 1। ठीक है, यानी हमारा m क्या है? 1। और यहाँ पर 1 2 3 4 4 कॉलम्स है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 4। तो ये हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर बन गया। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे रो मैट्रिक्स था जिसमें एक ही रो दे रखी थी, तो उसको रो मैट्रिक्स कहते थे। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में इट हैज़ एग्जैक्टली 1 कॉलम। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जैक्टली एक ही कॉलम है, राइट। कॉलम कैसे होते हैं? सीधी लाइन, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही लाइन दिख रही है, तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर बता सकते हैं आप? देखिए, इसके ऑर्डर के लिए अगर हम m मल्टीप्लाई बाय n करेंगे, m का मतलब होता है कितनी नंबर ऑफ रोज है इस मैट्रिक्स के अंदर। तो इस मैट्रिक्स में 1 2 3 नंबर ऑफ रोज है और 1 नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1। और यही ऑर्डर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये ऑर्डर भी कई बार डिनोट करना बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या ये रो मैट्रिक्स है, क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, आपने यस लिखना है और उसके साथ में उस मैट्रिक्स को कॉपी करते हुए यहाँ पर उसका ऑर्डर भी लिखना है। ठीक है, मैट्रिक्स के बॉटम पे, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स का टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है इसमें ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो का मतलब हमें पता है और नल का मतलब भी हमें पता है। इनका दोनों का मतलब होता है जब आपका पूरा का पूरा मैट्रिक्स खाली होता है, जिसके अंदर सिर्फ ज़ीरो भरे होते हैं। खाली का मतलब बिल्कुल खाली नहीं, एक्चुअली उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी वो ज़ीरो में होंगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको डिनोट भी हम किससे करते हैं? ओ से, राइट। ओ से, ज़ीरो से, आप जो भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है डिनोशन भी इसका जो है अलग है। रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स के केस में हम उसको डिनोट करते थे ए से, देखिए, लेकिन यहाँ नल मैट्रिक्स को हम ज़ीरो से डिनोट करेंगे। अच्छा, अब इसके भी ऑर्डर के बारे में एक बात कर लेते हैं एक बारी। अब इस मैट्रिक्स के अंदर आपको 2 रोज दिख रही है और 4 कॉलम्स दिख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसका ऑर्डर हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 4।
और ये ऑर्डर देखिए मैंने पहले से लिखा हुआ है बॉटम पे, ठीक है। इसी तरीके से आपको ऑर्डर पता करना और लिखना है। नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स का टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। एन एम इंटू एन मैट्रिक्स वेयर एम इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? स्क्वायर एक परफेक्ट शेप होती है जिसके अंदर जो लेंथ होती है उतनी ही ब्रेथ होती है किसी भी पर्टिकुलर जो है स्क्वायर की, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि जहाँ पर आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे जिन मैट्रिक्स के अंदर, वो मैट्रिक्स आपके स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे, क्योंकि इनकी जो शेप है वो एक परफेक्ट स्क्वायर की तरह होगी, ठीक है। अब जैसे कि हम एग्जांपल के लिए देख सकते हैं जो हमने मैट्रिसेस यूज़ किए हैं, ए मैट्रिक्स में जो है 3 ही नंबर ऑफ रोज है और 3 ही नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर की शेप में आ रहा है, इसलिए हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके अलावा 2 के ऑर्डर में भी आपको जो है मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है। नीचे इनके ऑर्डर्स भी लिखे हुए हैं, आप उससे भी वेरीफाई कर सकते हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्राइंगल मैट्रिक्स। ट्राइंगल मैट्रिक्स क्या होते हैं? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि उस सिचुएशन में जब आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखते हो, बट स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर मेन डायगोनल के या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड अगर 0 आपके पास एंट्रीज हैं, तो उस सिचुएशन में वो ट्राइंगल मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। नहीं समझ आया? एक बार फिर से बताती हूँ। देखिए, जो हमारे मैट्रिक्स होता है ना, इसमें जो सबसे बीच में सबसे लंबी वाली लाइन होती है, इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल, ठीक है। ये जो आपकी डायगोनल है 2 1 -3, इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल, ठीक है। अब ये जो आपकी मेन डायगोनल है, या तो उसके नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं या उसके ऊपर जितनी भी एंट्रीज हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक जगह होनी चाहिए, या तो ऊपर होनी चाहिए या नीचे। अगर एंट्री 0 है तो उस सिचुएशन में इसको ट्राइंगल मैट्रिक्स कहेंगे। अब जैसे इस वाले मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर मेन डायगोनल है 2 1 -3, तो आप देख सकते हैं जो इस मेन डायगोनल के ऊपर की एंट्रीज हैं वो जो है रियल नंबर्स में है, जो 0 नहीं है, राइट। लेकिन इसके नीचे जो एंट्रीज है वो 0 में है। तो अगर हम इतना पोर्शन छुपा दें तो क्या ये एक ट्राइंगुलर शेप ले रहा है? बिल्कुल, ये एक ट्राइंगुलर शेप ले रहा है। ये मैट्रिक्स जो है कुछ इस शेप में बन जाता है, इसीलिए इसको ट्राइंगल मैट्रिक्स कहते हैं। और जो इतना वाला पोर्शन है वो हमारे लिए जो है यूजलेस है, क्योंकि ये एंट्रीज जो है 0 है, इसलिए इसको ट्राइंगल मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका नाम क्या होगा? अच्छे से अगर हम बोले इसका नाम होगा अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। इसको भी हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स देखते हैं। अच्छा, इसको अपर क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है वो अपर साइड बन रहा है, लोअर साइड की एंट्री 0 है। तो अगर इसी का रिवर्स कर देते हैं हम, जैसे कि एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर जो मेन डायगोनल है उससे ऊपर की सारी एंट्रीज 0 है और नीचे की सारी एंट्रीज जो है किन्हीं पॉजिटिव नंबर में या नेगेटिव नंबर में है, नॉन जीरो नंबर्स में आप कह सकते हैं। तो इस सिचुएशन में ये क्या हो गया? लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइंगल बन रहा है वो मैट्रिक्स के लोअर पोर्शन में बन रहा है, ठीक है। मेन डायगोनल मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो मैट्रिक्स के मिडल मोस्ट डायगोनल जो एंट्रीज होती है उनको हम मेन डायगोनल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब पहले हमने बात करी थी मेन डायगोनल की, अब हम बात कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो देखिए मेन डायगोनल और डायगोनल के बीच में अगर आप फर्क समझ जाते हैं तो आपको ये मैट्रिक्स भी बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। हमारी जो मेन डायगोनल थी वो मिडल मोस्ट जो डायगोनल होती है पूरी की पूरी, जिसके अंदर आपके A11 आता है, A22 आता है एंड A33 आता है, ठीक है। अगर आप इनके एड्रेस के मुताबिक बात करें तो A11, A22, A33, तो ये आपकी मेन डायगोनल होती है, राइट। लेकिन जो आपकी डायगोनल होती है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि तीनों एंट्रीज जो है वो किसी नंबर में हो। इसके अंदर आपकी जो मिडिल मोस्ट एंट्री होगी वो 0 में होती है, ठीक है। तो
ये मेन डायगोनल नहीं रह जाती, ये सिर्फ डायगोनल रह जाता है। अगर मेन डायगोनल होती तो इसके जो बीच में यानी कि A22 जो स्पॉट है उसकी एंट्री भी किसी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर में होती, ज़ीरो नहीं होती, नॉन ज़ीरो नंबर होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ज़ीरो दे रखा है इस वजह से ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है और इसका डिनोशन ए से किया जाता है। देखिए डिनोशन भी आप ध्यान से देखिएगा सबका, ताकि अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए ये क्वेश्चन या फिर एग्ज़ाम में आपको करने के लिए दिया जाए कि एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाओ जिसके अंदर आपकी वैल्यूज़ जो है वो 5 दे रखी हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डायगोनल मैट्रिक्स बनाया है उसमें हमने सारी ही एंट्रीज बाकी ज़ीरो ली है, ठीक है, सिर्फ इन डायगोनल्स को छोड़ के। और अगर आपको बोला जाए कि 5 जो है आपने नंबर यूज़ करना है डायगोनल्स के लिए, तो आप यहाँ पर भी 5 लिख दोगे, जो आपका A11 स्पॉट है, और जो आपका A33 स्पॉट है यहाँ पर भी 7 की जगह 5 लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको गाइड किया जा सकता है एग्जाम्स के अंदर, बट आपने जो है इस चीज़ का अगर एक बार ध्यान से आपने पढ़ लिया तो ऑफकोर्स आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आपका आगे भी यूज़ होगा, आपको कई बार पूछा जा सकता है, तो इसमें भी आपको ध्यान से देखना है कि इसका मतलब क्या है। अ मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है इक्वल है, राइट। देखिए इसमें आई थिंक ये मैं कह सकती हूँ कि जो बाकी के एलिमेंट्स है वो ज़रूरी नहीं है ज़ीरो हो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन जो इसकी मेन डायगोनल होगी ऑफ कोर्स उसके जितनी भी एंट्रीज है वो सेम होगी, ठीक है। बट अभी हम फिलहाल इस बारे में कोई डिबेट नहीं करते, हम फिलहाल ये समझ के चलते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स की मेन डायगोनल सेम नंबर की हो तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, बाकी जितनी भी एंट्रीज है वो ज़ीरो होंगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम ऐसे इसको कंसिडर करके चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो मैट्रिक्स है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अगर न्यूमेरिक टर्म में बात करें तो आइडेंटिटी का मतलब 1 हो गया, ठीक है। और यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब भी 1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वो मैट्रिक्स है जिसकी मेन डायगोनल की सारी एंट्रीज जो है वो 1 है। अच्छा, ये जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर की शेप में ही होती है, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर की शेप में नहीं होगी, अगर इसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे तो आपको बीच में मेन डायगोनल नहीं मिलेगी, और अगर मेन डायगोनल नहीं मिलेगी तो जो इसकी आइडेंटिटी है, जो इन सब मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसके साथ में मैच नहीं करेगा, राइट। तो इसीलिए ये जितने भी मैट्रिक्स है, चाहे डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, या फिर आपका ट्रायंगल मैट्रिक्स हो या स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये सारे के सारे मैट्रिसेस परफेक्ट स्क्वायर में दिए जाएंगे। उसी सिचुएशन में आप इसको जो है जस्टिफाई कर सकते हो इनकी डेफिनेशंस के साथ में, ठीक है। तो इन सब की ऑर्डर्स 3/3 ही है, क्योंकि मैंने 3/3 के ही एग्जाम्पल लिए हैं, तो 3/3 ही है, ओके। और चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। एलजेब्रा ऑफ मैट्रिस में आपको सिर्फ मैट्रिसेस को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रखा है जिसके अंदर आपको बोला गया है कि ये दो मैट्रिक्स है, इनको आप ऐड करिए, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन इसी फॉर्म में दे रखा है कि यहाँ पर दो मैट्रिसेस हैं, इनको आपको आपस में ऐड करना है। देखिए सबसे पहली बात कि अगर आपको कभी भी अलजेब्रा करना हो मैट्रिसेस में, तो वो सेम ऑर्डर के ही मैट्रिसेस के बीच में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन अगर आएगा कि किन्हीं दो मैट्रिसेस को आप ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, तो वो दोनों बिल्कुल एक ही ऑर्डर के होंगे। जैसे ये जो मैट्रिक्स है पहला वाला 2 1 0 5 7 -1, इसका ऑर्डर है 2 × 3, और जो दूसरा आपको मैट्रिक्स दे रखा है उसका भी ऑर्डर है 2 × 3, ठीक है। तो दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तभी ये ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, सिंपल सा, जैसे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर भी एडिशन कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसमें क्या करना है, दोनों ही मैट्रिसेस के सेम स्पॉट्स के यानी सेम पोजीशन के नंबर को पिक करके आपस में ऐड कर देना है और जो आपका आंसर मैट्रिक्स होगा उसके अंदर लिख देना है। अब जैसे कि सबसे पहला स्पॉट यानी A11 जो है, पहले मैट्रिक्स में 2 है, दूसरे में 5 है, तो 2 प्लस 5 आपका कितना हो जाता है 7। A12 देख लेते हैं, 1 प्लस -3, तो 1 माइनस 3 आपका कितना हो गया -2। 0 प्लस 2 2 हो गया। 5 प्लस 1 6 हो गया। 7 प्लस 4 11 हो गया। -1 प्लस 6 5 हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा आपको एडिशन करना है यहाँ पे, बस जिस स्पॉट को आप पिकअप कर रहे हैं उसी स्पॉट के नंबर के साथ में आपको इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अब अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन कर दे, सपोज करिए प्लस की जगह माइनस लिखा हुआ है बीच में, तो उस सिचुएशन में भी आपका आंसर बड़ी आसानी से आएगा। देखिए कैसे, सेम चीज़ करनी है आपने, बस ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2 माइनस 5 विल गिव यू -3। 1 माइनस 3 माइनस माइनस 3 विल गिव यू 4। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0 माइनस 2 विल गिव यू -2। 5 माइनस 1 4। 7 माइनस 4 3। -1 माइनस 6 -7। ठीक है, तो ये आपका जो है सब्ट्रैक्शन भी हो गया दो मैट्रिसेस का। तो आपका अलजेब्रा कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो क्लास अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, जब हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस किया था तो उस सिचुएशन में हमने ये चीज़ देखी थी कि अलजेब्रा में लिखा हुआ था कि कभी भी हम किन्हीं दो मैट्रिसेस को या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सेम ऑर्डर में आपको मिलेंगे, तभी हम पॉसिबली उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो उस सिचुएशन में ये वाला रूल नहीं लगता, यानी कि जब आपको किन्हीं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप उनको तब भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, इसमें आपको कोई जो है एक बाउंडेशन नहीं है कि आपको सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को ही सिर्फ मल्टीप्लाई करने का जो है रूल दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, जैसे हमारे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस लिखा हुआ है। इसमें ए एंड बी को आपको फाइंड करना है, यानी कि ए एंड मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, इस मैट्रिक्स को आपको निकालना है। इसमें आपको अलग से ए मैट्रिक्स दे रखा है एंड बी मैट्रिक्स दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि जो भी दो मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए, उनके हम ऑर्डर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपका जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि इसके अंदर 3 नंबर ऑफ रोज़ हैं एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है, और बी का है 2 मल्टीप्लाई बाय 4। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो आपने ये करना है कि आपको देखना है कि जो आपने ऑर्डर निकाले हैं दोनों ही मैट्रिसेस के, उनमें बड़ा नंबर कौन सा है। अब जैसे ए मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें जो आपका नंबर ऑफ़ रोज़ है वो ए मैट्रिक्स का बड़ा है, क्योंकि 3 2 से बड़ा होता है, तो हम यहाँ साइड में 3 लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब देखना है आपको नंबर ऑफ़ रोज़ कौन से मैट्रिक्स में ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ बी मैट्रिक्स में ज़्यादा है, क्योंकि 4 नंबर 2 से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये आपको एक्चुअली ऑर्डर मिल गया है जिस ऑर्डर में आपने मैट्रिक्स को बनाना है, यानी कि जिस ऑर्डर में आपका ए मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स तैयार होगा। आप ऐसे किन्हीं दो मैट्रिसेस का जो है सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, सबसे पहले आपने किन्हीं दो मैट्रिक्स का जिनको आप मल्टीप्लाई करने वाले हो ऑर्डर निकालना है, उसमें मैक्सिमम नंबर देखना है, रोज का किस में है, कॉलम्स का किस में है, और उसी को आपने ऑर्डर चूज़ करना है, उसी को आपने ऑर्डर लेना है जो आपका मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ, जो रूल है जिसको फॉलो किया जाता है दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए। इसमें आपने पहले मैट्रिक्स की जो सबसे पहली रो है उसको लेना है। अब यहाँ पहले मैट्रिक्स की सबसे पहली रो कौन सी है, 1 एंड -4। ठीक है,
तो इस 1 एंड -4 को आपने 1 बाय 1 दूसरे मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स बी की सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 1 जो है -2 से मल्टीप्लाई होगा और -4 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, -4 7 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, -4 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 6 से मल्टीप्लाई होगा, -4 8 से। ठीक है, एंड सो ऑन। अब ये पहली रो हो गई पहले मैट्रिक्स की। दूसरी रो ले लेते हैं, दूसरी रो में भी सेम ट्रीटमेंट होगा। जो फर्स्ट आपका एलिमेंट है उसको फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 5 को -2 से, 3 को 2 से, 5 को 4 से, 3 को 7 से एंड सो ऑन। तो आपने तब तक मल्टीप्लिकेशन ही रोक लेनी है जब तक आपकी जो फाइनल रो एंड फाइनल कॉलम आपस में मल्टीप्लाई ना हो जाए। ठीक है, इनके मल्टीप्लिकेशन होते ही आपको ए बी का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं कि कैसे करना है। ऑर्डर हमें पता चल चुका है, इस ऑर्डर को आप जो है एक बार ही लिख लो, इस ऑर्डर का मैट्रिक्स आप लिख लो। तो यहाँ पर हमने एक डमी मैट्रिक्स बना लिया है कि ए एंड बी के प्रोडक्ट का डमी मैट्रिक्स क्या हो सकता है। हमें ऑर्डर पता चल गया था 3 × 4, तो उसी ऑर्डर का हमने यहाँ पे मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया। अब ये जो आपको पोजीशन दिख रही है C11 C21 C31, यही आपके एक्चुअली प्रोडक्ट मैट्रिक्स के जो है प्रोडक्ट जो है यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो अब इनको 1 बाय 1 हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पॉट के लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसका जो स्पॉट है उसका नाम है C11। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, मैंने जैसे आपको बताया था, सबसे पहले आपने फर्स्ट रो लेनी है फर्स्ट मैट्रिक्स की और उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि यहाँ पर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो इसलिए हमेशा प्लस के साइन का यूज़ करेंगे जब भी हम दूसरे मैट्रिक्स को जब भी हम दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने लगेंगे। ठीक है, तो प्लस का साइन डालने के बाद में -4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये जो 1 है वो हमने यहाँ से लिया है, ये जो 2 है ये यहाँ से लिया है। ठीक है, अब मैंने गलती कर दी थी, लेकिन जैसे मैंने इसको कंफर्म किया मुझे पता चल गया मैंने यहाँ -2 लगाना था, मैंने -2 नहीं लगाया। ठीक है, प्लस करके -4 और -4 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो ये हमारे पहले स्पॉट का हमें प्रोडक्ट मिल गया है जो कि है -10। ठीक है, -2 -8 दोनों प्लस हुए -10 बन गया। ऐसे ही कंटिन्यूसली आपको आगे भी मल्टीप्लिकेशन करते चले जाना है। C12 के लिए हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 1 4 4 हो गया, -28, तो ये -24 आपका जो है स्पॉट का प्रोडक्ट आ गया। ऐसे ही आपने सारे मल्टीप्लिकेशंस 1 बाय 1 करनी है। C13 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 3। C14 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 -12, तो ये -11 आ गया। ये आ जाएगा 6 -24 32 सॉरी 6 -32 इज इक्वल्स टू 28। ठीक है, लेकिन -28 राइट, क्योंकि ये माइनस है ना तो इसलिए -28 हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक जैसे हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से आपने आगे भी मल्टीप्लिकेशन करते चले जाना है। स्टूडेंट से फिर से करेक्शन करी है मैंने, ये -28 लिख दिया था लेकिन ये -26 है। ठीक है, तो ऐसे ही आप थोड़ा सा जो है ध्यान से यहाँ पे कैलकुलेशन करते रहिएगा। C21 आपका आ जाएगा -4। ठीक है, तो इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद में मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको दिखा दिया है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये आ जाएगा।
तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब इस मल्टीप्लिकेशन को आपने जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देना है। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स भी सीख लिया या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी सीख लिया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स होता है ना, इसको सिखाने के पीछे हमारा मोटिव यही था कि आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो सकता है पेपर के अंदर। ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली आ जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ एक इक्वेशन दे रखी है कि आपको a³ माइनस 13a प्लस 12i इज इक्वल्स टू 0 इसको प्रूव करना है, ठीक है। और आपको a मैट्रिक्स दे रखा है। तो आप इसके अंदर a³ कैसे निकालेंगे, क्योंकि a² हम निकाल सकते हैं। a² के लिए हम क्या करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमने अभी प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लिकेशन सीखा है मैट्रिक्स का, उसी तरीके को इस्तेमाल करके हम यहाँ पे a² निकाल लेंगे। यानी कि इसके जो a मैट्रिक्स का जो रोज़ है उनको a मैट्रिक्स के ही कॉलम से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और इसके बाद में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी a², ठीक है। और अब इस a² को आपने फिर से a मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आपको मैट्रिक्स मिलेगा, जैसे a² मैट्रिक्स आपका होगा कुछ इस तरीके का, जिसमें यहाँ पर इसके जो है एलिमेंट्स लिखे होंगे। तो इसको दोबारा से आपने जो है ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और ए मैट्रिक्स से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तब जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, दैट विल बी योर a³ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो a³ मैट्रिक्स है बहुत ही आराम से निकल जाएगा आपका। आपने एक बारी मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, बस a मैट्रिक्स को ही आपस में 3 बारी आपने मल्टीप्लाई कर दिया, a³ निकल जाएगा। 13a निकालने के लिए जो आपका ये a मैट्रिक्स है उसमें 13 को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 13 2 ज़ा 26 होता है ना, तो यहाँ पर अगर हम 13a लिखते हैं तो इस सिचुएशन में हम 13 को जो है a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि ये मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जो है 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमको जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका 26 26 0 26 26 13 13 माइनस 39 एंड 91 माइनस 91, ठीक है। तो ये आपका 13a मैट्रिक्स भी बन गया। 12i मैट्रिक्स कैसे बनाना है, देखिए आपको मैंने सिखाया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता था कि जो मेन डायगोनल होती थी सिर्फ उसके अंदर आपके 1 जो है वो एंट्री दे रखी होती थी, बाकी सारी की सारी एंट्रीज क्या होती थी, 0 होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे 12i लिखा हुआ है, तो यानी कि जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका कुछ इस तरीके का होता था, बाकी सारी एंट्री 0 हो जाती थी। तो ये आपका बन जाएगा इस तरीके का मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका 12i बन गया। तो ऐसे आपने तीनों को ही पहले फाइंड आउट करना है 1 बाय 1, और फिर उसके बाद में जो इक्वेशन दे रखी है उसी के हिसाब से पहले आपको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसके बाद ऐड करना है, और ये प्रूव करना है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका जो है नल मैट्रिक्स निकलेगा। यानी कि उसमें सारी एंट्रीज जो है वो 0 हो जाएंगी। एक बार इसको करके देखिए, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस की वो आपको इन्हीं क्वेश्चंस के लिए सिखाई गई है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको प्रैक्टिस करिए और इसको प्रूव करने की कोशिश कीजिए। आप लोग जब कर लोगे तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हो जाएगा।